अब हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी को। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, खाद्य सुरक्षा एवं आयुष मंत्रालय। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दयाशंकर मिश्रा दयालु जी को। मंच पर आमंत्रित हैं। साथ ही उनके साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक श्री रमेश चंद्रा जी भी मंच पर हैं और मैं आग्रह करूंगा कि रमेश चंद्रा जी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें दयाशंकर मिश्र दयालु जी का। पत्र फल और पुष्प जल से, भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विलपल से आज आराधन करें और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें दयाशंकर मिश्र दयालु जी का। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेंगर जी को। पवन जी मंच पर आए और मंच की कमान संभालें। आगे सवाल जवाब होंगे राजनीति से जुड़े, सवाल जवाब होंगे उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े, सवाल होंगे रोजगार से जुड़े और खास तौर पर खाद्य सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य, आयुर्वेद और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े। ओवर टू यू पवन जी। धन्यवाद हार्दिक। सबसे पहले जी के इस मंच पे आपका स्वागत है सर। आप सरकार में मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, माइक ले लीजिए सर। जिस विभाग से आते हैं पहला सवाल मैं उसी से करना चाहूँगा। 4000 से ज़्यादा आपके हॉस्पिटल्स हैं आयुष के, लेकिन उसकी स्थिति चाहे किसी भी सरकार रही हो कभी मैंने अच्छी नहीं देखी। आपने बयान ज़रूर दिया था कि इसको ठीक करेंगे, रेंटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उसको सही करेंगे। उसमें कहाँ तक आपने सफलता पाई और क्या अभी आपको करना है? देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक आज जो आयुष मंत्रालय आपने सुना जाना है, आयुष अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग, आयुष में भी विशेषकर आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी, इन तीनों विधाओं के लोगों को किन्हीं 2 कमरों में किसी किराए के उसमें, चाहे CSC का अस्पताल हो, चाहे PSC में खुला हो, चाहे किसी जिला अस्पताल के गठन हुआ, चाहे वो केंद्रीय सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय बना। आयुष एक बहुत विस्तृत शब्द है, हम अभी 3 को जानते हैं। आयुष में A फॉर आयुर्वेद है, Y से योग है, U से यूनानी है, S से सिद्धा है, सोवारिंगपा है और H से होम्योपैथ है। तो ये कुल मिला के 7 विधाएं हैं। अभी हम सिर्फ 3 को जानते पहचानते हैं। आपने उनके अस्पतालों का भी जिक्र किया, क्योंकि अभी तक वो अस्पताल ही 4000 अस्पतालों का जिक्र आपने किया। इसमें 4 बेडेड अस्पताल हैं, 15 बेड के अस्पताल हैं, 25 बेड के अस्पताल हैं। तो चूँकि उनकी स्थिति आपने देखा, आपने जो आपने जिक्र किया वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन अब तक हम लोग पिछले 5 सालों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 500 पुराने अस्पतालों को, अपने जर्जर अस्पतालों को हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। वहाँ से योगा को जोड़ दिया। उनके अस्पतालों को हमने रिनोवेट किया नए सिरे से। एक अच्छी डॉक्टरों की टीम वहाँ बैठ रही है, फार्मासिस्ट बैठते हैं, योगा के टीचर एक सहायक के साथ वहाँ बैठते हैं, हमारी दवाएँ वहाँ उपलब्ध हैं। चूँकि 4000 अस्पतालों को मात्र पिछले 5 साल में 6 महीना ये बीता है, तो आप कह सकते हो कि 5.5 साल में 4000 अस्पतालों को बना लेना, रिनोवेट कर देना बहुत आसान नहीं है। और इस बीच में भारत सरकार की तरफ से सहयोग जो मिलता रहा, तो हम लोगों ने अभी तक 11 50 बेड के 50 बेडेड एकीकृत हॉस्पिटल, जिसमें यूनानी भी है, आपके योगा भी है, होम्योपैथ भी है और आयुर्वेद भी है। तो इस तरीके से करीब 11 अस्पताल हमारे बन चुके हैं जो नए हैं। हमने उसको जिला मुख्यालयों पर बनाने का लक्ष्य लिया है। 9 अस्पताल हमारे बनने की स्थिति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 6 अस्पताल हमारे तैयार हैं जिनको हम जल्दी इनॉग्रेट करने। हमारा लक्ष्य है कि ये हमारे जो 50 बेड के
नए बन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही परिसर में किसी व्यक्ति को अगर सारे विधाओं के डॉक्टर मिल जाएंगे, योगा की टीम मिल जाएगी, नेचुरोपैथी से जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों करने के लिए हमको वक्त चाहिए, और वक्त 2 नए मेडिकल कॉलेज बनारस में आपके संज्ञान में होगा कि आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो यहाँ होम्योपैथ का नया मेडिकल कॉलेज पिंडरा में बन रहा। अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ हम एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इस तरह से कुल 21 मेडिकल कॉलेज, और ये जो 4000 अस्पतालों का आपने छोटे बड़े अस्पतालों का जिक्र किया, तो एक बहुत बड़ा एसेट है, वक्त चाहिए। दयाशंकर जी, आपकी उपलब्धियों पर निश्चित ही बात हो गया, बधाई के पात्र हैं उसके लिए, लेकिन मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। ना आप विधायक थे, ना आप एमएलसी थे, लेकिन अचानक से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद का मिलना, झट मंगनी पट ब्याह सुना है, लेकिन झट एमएलसी पट मंत्री पद, मतलब बहुत रोचक भी है और बहुत नया भी। किस तरह से ये गणित बैठा, किस तरह से ये नयापन आया इस राजनीति में? एक बहुत ही नया नाम अचानक से चमक कर आया, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निर्वाह की? इसका जवाब तो समाज देगा और हमारी पार्टी देगी कि कैसे मुझ जैसे अदने से इंसान को, एक पार्टी का कार्यकर्ता, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था बतौर कार्यकर्ता काम करता रहा, टिकट मांगता रहा, नहीं मिला, फिर भी मैं पार्टी में अपना जो काम था, अपनी जो जिम्मेदारियां थी, उसका हृदय की गहराई से निर्वहन करता रहा। और पार्टी, ये बीजेपी की खासियत है, आप कह सकते हैं कि इस पार्टी की महानता है कि वह ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा अपनी निगाह में रखती है। जैसा आपने कहा कि मैं विधायक भी नहीं था, विधायक बाद में बना, पहले मंत्री बना दिया उन्होंने, फिर एमएलसी बनाया, तो कहीं न कहीं से हृदय की गहराई से आभारी हूँ उस पार्टी का, जिसने एक अपने अदने से कार्यकर्ता को, आश्चर्य इस विषय का है कि कैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने उठा के इतना सम्मान दिया है, तो निश्चित एक कार्यकर्ता का सम्मान। दयाशंकर जी, आप हैरान है इसी बात से, लेकिन कहीं रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि सीएम कार्यालय के पास आपका फोन नंबर भी नहीं था, आपको सीएम कार्यालय तक पहुंचाने के लिए ही बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कितनी अफवाह, कितनी सच्चाई है इस खबर में? सच में जब भारतीय जनता पार्टी को आप देखिएगा तो 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दुनिया का शायद कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसके पास कार्यकर्ताओं की इतनी फौज हो। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश, उसमें भी वाराणसी जैसे शहर से मैं आता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो अगर नंबर नहीं था तो निश्चित ही जो चीज़ें अखबारों ने जिक्र किया सच था, और उसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा नंबर उनके पास नहीं रहा होगा। ये बताइए, आप जिस विभाग को संभाल रहे हैं, कभी बताया जाता था कि उस मंत्री को जगह मिलती है जिसको साइड किया जाता है, लेकिन 5 साल में जैसे केंद्र में और स्टेट में काफ़ी महत्व मिला, बजट भी दिया गया, कोविड के समय भी, लेकिन एक समय आपने हाथ खड़ा कर दिया था, कहें मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक हो पाएगा। ऐसा क्यों आपको लगा था? क्योंकि जो निरीक्षण किया आयुष हॉस्पिटल्स को लेकर के, नहीं, ऐसा जर्जर स्थिति थी, मैं तो बहुत आशावान व्यक्ति हूँ, और मुझको लगता है कि आयुष एक मंत्रालय ही नहीं है, ये हमारे भारत की हजारों हजार साल की वो विधा है, ये हमारी जड़ और संस्कृति से, हमारे जीवन की पद्धति से जुड़ा हुआ इलाज की पद्धति है। 300 सालों की एक विधा ने कैसे आके 3000 साल, ईसा पूर्व 3000 साल से लेकर वेदों में जिसका जिक्र हो, वेदों की उम्र लोग बताते हैं कि ईसा पूर्व 3000 साल से लेके 10,000 साल तक हमारे आयुर्वेद, मतलब योग, कोई कह सकते हो कि उसकी उम्र ही नहीं है। वेदों में जिक्र है, अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद, तो निश्चित ही हजारों हजार साल की उस वैदिक परंपरा को कहीं न कहीं से हम लोगों ने हाशिए पर, समय ने उसको डाला था। एक बार फिर से हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने योग की विधा को, जो ऋषियों की, मुनियों की गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय की तपस्वियों की विधा थी, जिसको कैसे जनमानस में भारत में प्रचलित हुआ और सारे संसार में योग दिवस के रूप में 21 जून को उन्होंने इस विधा को सारे संसार में स्थापित कराया। तो एक और मेरा मानना है कि आने वाले कल में सारा संसार आयुर्वेद की उस विधा को भी निश्चित ही अपनाएगा। उसका उदाहरण आपके सामने मैं बताऊं कि कोरोना के काल में जब आपने देखा कि पूरी दुनिया टीके और इलाज के बगैर, कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं, खौफ से लोगों की मृत्यु हुई, तब हिंदुस्तान अपने लोगों को आयुष का काढ़ा पिला के, योग करा के 26 लाख लोग आयुष कवच ऐप, जो हमारा टीवी का ऐप था,
उससे जुड़े हुए थे और निश्चित ही लोगों ने सराहा इस विधा को कि आयुष ने उनके जीवन की, उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। वो गिलोय, वो दालचीनी, वो हमारे मसालेदार हमारे काढ़े, तो वो हल्दी का दूध, किसी ज़माने में हल्दी का दूध पीना हमारे घरों में शायद लोगों को लगता था कि हल्दी क्यों, कटने पे, घाव पे लगाने वाली हल्दी से लेके सब्जी और दाल में पड़ने वाली हल्दी हमारे दूध तक पहुंची। उसके पीछे एक कारण था कि हल्दी की महत्ता को हिंदुस्तान जानता था, दुनिया। तो उड़ान आगे भी जारी रहेगी, तमाम खास मेहमान से आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहाँ पर होंगे ये चिकित्सालय ताकि लोग वहां जा सकें, लोगों के लिए आसानी हो वहां तक पहुंचने में? अभी तक 11 जिला मुख्यालय, कानपुर में 2 हैं, कानपुर देहात, कानपुर शहर, अमेठी में है। तो ऐसे जिला के करीब, जिले में अगर शहर में ज़मीन मिले, हमारी ज़रूरत 1 एकड़ ज़मीन की है और हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर हमारा आयुष का अस्पताल बने। हमने नेचुरोपैथी को, जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो साउथ के, दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, वहाँ जिस तरीके से नेचुरोपैथी का, हमारे हेल्थ टूरिज़्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है, तो माननीय योगी जी का और केंद्रीय सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत, तो पहला हमने नेचुरोपैथी का एक सेंटर अभी बनारस में उन लोगों ने दिया है, जो चौबेपुर के पास मेरी एक 7.5 एकड़ ज़मीन है, जिसको कि भारत सरकार ने अभी स्वीकृत किया। तो योग के साथ, यूनानी के साथ, होम्योपैथ के साथ अब नेचुरोपैथी के अस्पताल भी खोलने की हमारी वरीयता है। ये तो आपके विभाग का रहा, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का रहा। आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, आज कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं और लोकतंत्र की बहाली के लिए उन लोगों ने चुनाव कराया है। चुनाव आपने देखा होगा कैसे 2 लोग चुनाव लड़े, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। तो उनका दावा है कि लोकतंत्र कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है। देखिए, वो अपनी बातें कहते रहे, देश देख रहा है, दुनिया देख रही कि कांग्रेस कैसे धीरे धीरे हाशिए पर, मिटने के कगार पे खड़ी है कांग्रेस, और उसके लिए शायद राहुल गांधी सूचित कोई व्यक्ति, कोई पात्र नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी की कथनी और करनी को देश देख रहा है। एक तरफ पूरे देश में आपने जिस तरीके से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ते फलते फूलते देखा है, कैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नीचे हिंदुस्तान के एक सिरे से लेकर कश्मीर तक जिसका पताका जिसकी फहरा रही हो, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, तो देश का एक एक कोना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला जा रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे मिटती जा रही है। और उसके लिए हमने आपसे कहा कि राहुल गांधी से बेहतर कोई पात्र नहीं है जो कांग्रेस को कहां ले जाके वो ख़त्म करना चाहते हैं, कहां ले जाके वो मिटाना। दयाशंकर जी, आपके काम से संबंधित सवाल लेना चाहूँगा। आप कहते हैं कि किसानों को औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, कल तक का किसान वो धान, गेहूँ और इन चीज़ों की खेती में व्यस्त था। जब उसको लगा कि हमारी ये मिट्टी सोना भी पैदा कर सकती है, तो उसने फिर फल की, सब्जियों की खेती, चाहे वो मलिहाबाद के फल वाले किसान हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का आंवला पैदा करने वाला किसान हो, चाहे केले की खेती करने वाला किसान हो, सब्जी की खेती, गाजीपुर नाच करता है कि मेरी खेती पर पश्चिम बंगाल निर्भर है, वो सब्जी के बूते। तो किसानों को, जैसे हमारी जो हर्बल पौधे, औषधि पौधे हैं, शतावर है, एलोवेरा है, जिसका उपयोग आजकल कॉस्मेटिक्स में बहुत हो रहा है, तो बहुत सारे, अश्वगंधा है, आप इनकी जब खेती, यहाँ तक कि आंगन की तुलसी, जिनकी हमारी माताएं बहनें पूजा करती थी कभी किसी ज़माने में दीप जलाकर, जल चढ़ाकर, तो हमको आश्चर्य होता था कि वो कैसा समाज है जो अपने आंगन की तुलसी को पूजता है, जो अपने दरवाजे की नीम को कहता है कि माँ शीतला का वास है, जो पीपल और बरगद को काटने से मना करता है कि ये ईश्वरीय वृक्ष हैं, लेकिन ईश्वर के अलावा
वर्तमान विज्ञान कहता है कि संसार में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले ये पौधे हैं। नीम, जिसकी छाल से लेकर नीम की फली से लेकर नीम की पत्ती हमारे लिए औषधि का काम करती है। तो औषधि पौधों की खेती करके निश्चित ही समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा सफ़ेद मूसली, कैसे इन चीज़ों का बाज़ार बढ़ा है। मेंथा की खेती, पेपरमिंट जिससे बनता है, जिसकी बहुत सारे दवाएं बनती हैं। तो आप एक पार्ट में जाते हैं तो उस तरफ के लोगों को आप जब इन खेती से जुड़े देखते हैं तो निश्चित उनको बाजार। दयाशंकर जी, आप खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं, त्योहारों का सीजन आ चुका है। देव दिवाली बनारस की जितनी मशहूर है वो तो हम सब जानते हैं। तो जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आएगा, काशी में लोगों की भीड़ बढ़ेगी, वैसे वैसे मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाएंगे। इनसे निपटने का क्या तरीका है? नकली पनीर, नकली मावा। जिस दौर में सत्ता बहुत कमज़ोर थी, लोगों को किसी भी अपराध करने से डर नहीं लगता था, लोग निरंकुश थे, लोग मनमानी किया करते थे। उस दौर में हम कह सकते हैं कि मिलावटें बहुत करने का साहस कर पाते थे। लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधी, चाहे वो मिलावटखोर हो अपराधी, चाहे वो किसी की जगह ज़मीन कब्जे वाला अपराधी हो, चाहे समाज में किसी की ज़िंदगी छीनने वाला अपराधी हो, सबके खिलाफ सख्त कानून है। एक सवाल सर, आप गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ सब को बखूबी समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, लगातार वो भी यात्रा कर रहे हैं। उनकी राजनीति को कैसे देख रहे हैं? कभी समाजवादी पार्टी को कुछ बोलते हैं, बीजेपी को कुछ बोलते हैं। आप इस पृष्ठभूमि को जानते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की इस राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति सबके तौर तरीके अलग होते हैं। वो अपने व्यवहार से, अपने काम से यहाँ आकर उन्होंने अपने एक समाज को जोड़ के बांध के रखा है। आपने समय, जब कभी आप बसपा की राजनीति को गौर से देखिएगा, जब आप सपा की राजनीति को दौर से देखिएगा, तो सपा की राजनीति जो कभी लोहिया और नरेंद्र देव की राजनीति, समाजवाद की राजनीति हुआ करती थी, वो वर्तमान में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की समाजवाद की राजनीति है। तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है और पथभ्रष्ट होकर अपने रास्तों से भटक कर इंसान कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर देता है। लेकिन चूँकि उनकी पार्टी के लोगों की उनमें आस्था है, उनके तौर तरीके पे उनको भरोसा है, तो निश्चित ही उनका समाज उनके इन्हीं कामों से खुश रहता है, प्रभावित रहता है, उनके पीछे खड़ा है। वो आज जिसके साथ खड़े होते, समाज उनके साथ चला जाता है। तो कब जिस वो दौर में वो सपा में होते हैं तो सपा की बात करते हैं, हम लोग के साथ भी वो खड़े थे तो वो हमारी बात किया करते थे। तो ये उनका अपना तौर तरीका है राजनीति का, और सियासत एक रास्ते नहीं चलती। आपकी अच्छी बातों से लग रहा है कि आने वाला समय जो है आप ही के साथ है। उनका स्वागत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो कभी उन्होंने पार्टी छोड़ा भी तो उनकी कुछ वजह हुआ करती थी जिनको लेके छोड़ा है। और हम तो किसी को बांध के, जबरन बांध के भारतीय जनता पार्टी नहीं रख सकती। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ना गरीबी के खिलाफ है। गरीबों को, वो आखिरी व्यक्ति जिसका उत्थान चाहते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो अंत्योदय की बात करते थे, उसी व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस राह में जो भी हमारा हमराह बनना चाहे, जो भी हम सफ़र बनना चाहे, अगर हमारे विचारों से, हमारे सिद्धांतों से में उनकी आस्था है तो हमारे साथ चले, उनका स्वागत है। दयाशंकर जी, आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। इस इंटरव्यू का अंत दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के संदेश के साथ और बेहतर नहीं हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के बहुत ही स्पष्टता के साथ जवाब देने के लिए। आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि रमेश चंद्रा जी, जो कि हमारे, हम लोग के जवाब रह जाते हैं। धन्यवाद। हमारे जो चैनल के एडिटर हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, मैं उनसे चाहूंगा कि वो स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें दयाशंकर मिश्र दयालु जी। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर।